दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के वीडियो में आप सभी एमपी बोर्ड क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक है ईयर 2021 एंड 2022 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डुएट डायरेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे। उसके एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 12 तक जितने भी आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम 12 नंबर तक के एग्जाम्पल इसमें कवर करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम टोटल 25 तक के आपके क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इन 2 वीडियो में आपके डुएट डायरेक्टेड खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक जो है वो अगले 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 4 वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएगी ग्रामर की किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है, यदि इसके जैसे हमें और भी दिखाई दे। तो यहाँ पर पहला आपको ही डिड हिज वर्क वेल, उसने उसका कार्य ठीक से किया। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। इस तरीके के आपको कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं और सबके आगे ब्रैकेट में कुछ न कुछ लिखा हुआ कि हमें इनके साथ क्या करना है, यानी जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही हमें इनको परिवर्तन करना है। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। पहले आप वीडियो देखिए, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पर हम पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं। ही डिड हिज वर्क वेल, उसने उसका कार्य ठीक से किया। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसको आपको बदलना है नेगेटिव में यानी नकारात्मक में। यदि आपको किसी भी टेंस को उसी टेंस के नकारात्मक बदलना है, यानी आपको कौन से टेंस के नकारात्मक बदलना है ये नहीं बताया गया है, आपको सिर्फ नेगेटिव बदलना है। मतलब आपको ये टेंस पहचानना है और इसी का नेगेटिव आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो डिड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। और आप सभी 10वीं क्लास में आ गए तो इतना तो जानते होंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा पास्ट के इंडेफिनेट के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो ये टेंस आपका पास्ट का इंडेफिनेट है, मतलब ये आपकी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और यहाँ पर यदि है तो ये मेन वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया ही, और मुझे इसको नेगेटिव बदलना है तो मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा इस टेंस की, जो कि है डिड, और इसके आगे मैं लगाऊंगा नॉट, और इस डू डिड को मैं बदलूंगा डू में वर्क वेल। वर्क वेल, ही डिड नॉट डू वर्क वेल। ये जो डिड है इसको हमने डू में बदल दिया और ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और नहीं में बदलना है नेगेटिव नकारात्मक, इसलिए हमने डिड नॉट लिख दिया। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जिसमें परिवर्तन किया उसमें मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है द बॉय इज़ माई कजिन, यह जो लड़का है मेरा रिश्तेदार है। द बॉय हैज़ वॉन द रेस, वो लड़का रेस जीत चुका है। तो यदि आप इसको कंबाइन करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लड़का मेरा कजिन है जो कि रेस जीत चुका है, ऐसा आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे। और यहाँ पर आपको कहा भी गया है कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लास, आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना है रिलेटिव क्लास में, यानी कि रिलेटिव क्लास का उपयोग करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करना है। रिलेटिव क्लास को एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। और यदि आपको 2 सेंटेंस को पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा है कि पहले वाले सेंटेंस का दूसरे वाले सेंटेंस से कहीं ना कहीं रिलेशन है, संबंध है, तो वहाँ पर रिलेटिव क्लास के द्वारा हम जोड़ेंगे। तो रिलेटिव क्लास में यदि देखा जाए तो हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, जिसमें हम जिसका जिसकी जैसी बात करेंगे, और विच का इस्तेमाल। इस तरीके से इन शब्दों का उपयोग आप करते हैं सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। विच का इस्तेमाल हम करेंगे नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, ठीक। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस। तो हम इसको लिखेंगे द बॉय, लड़का जो रेस जीत चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हु, फिर यहाँ से लिखेंगे हैज़ वॉन द रेस, हैज़ वॉन द रेस लिख देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको इज़ माई कजिन, इज़ माई कजिन, और पूरा हो जाएगा। लड़का जो रेस जीत चुका है वो मेरा रिश्तेदार है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, द बॉय इज़ माई कजिन, पूरा पहला सेंटेंस लिख देंगे, पहला वाला सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, और फिर हम लिखेंगे हु हैज़ वॉन द रेस, तो भी सही रहेगा। दोनों कंडीशन में आपका सेंटेंस सही रहेगा। तो अभी आपको जो दिखाई दे रहा है आप इस तरीके से बना सकते हैं, और भी हम आगे एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से रिलेटिव क्लास का उपयोग करके 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है। द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज माई कजिन। थर्ड नंबर पर है अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे।
अब यहाँ पर ये कहा गया है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़, यानी आपको इन दो सेंटेंसेस को, यानी जो एक सेंटेंस है जो कि कोमा के रूप में दिया हुआ है, इनको आपको इफ़ का इस्तेमाल करके जोड़ना है, यानी इसमें इफ़ का इस्तेमाल करना है अनलेस की जगह पर। सीधी सीधी बात है। यदि ये नहीं भी होता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनलेस दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हमें इफ़ लगाना है। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, क्या होता है, यदि, और मैं क्रॉस लगाना मतलब नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो आप मुझे बताइए, यदि हम इस यदि नहीं को हटाएंगे तो यहाँ पर हम यदि लिख देंगे, तो हम इसको बनाएंगे इफ़ लिख देंगे अनलेस यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड, ऐसा ही नहीं लिखना है। अब आपको यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है और नॉट लगाना है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब आप ये कहेंगे कि आपने डू नॉट क्यों लगाया, आप अनलेस यहाँ पर इफ़ लगा देते। तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है और इफ़ का मतलब यदि होता है, तो हमें नहीं कहीं ना कहीं सेंटेंस में लाना पड़ेगा, इसका अर्थ वही रखने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यू को पहचाना कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू के हिसाब से डू आएगा, और नहीं लगाने के लिए हमने नॉट लगाना है। हम नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नॉट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही डू नॉट आएगा। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, और यदि हम नहीं लगाते हैं और सिर्फ अनलेस यहाँ पर इफ लिख देंगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये कौन सी बात हुई, तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो और तुम फेल भी हो रहे हो, तो इसलिए वो फिर गलत हो जाएगा। तो डू नॉट लगाना पड़ेगा, डज नॉट, डिड नॉट हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। आई बात समझ, हमने डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इफ़ का मतलब यदि होता है और डू नॉट का मतलब नहीं होता है, और अनलेस का पूरे का मतलब यदि नहीं होता है, तो हमने उसकी यहाँ पर इन दोनों को लगाया है। अगला देखिए, यदि आपको इफ अनलेस का वीडियो समझना है कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, तो सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन जो है बहुत ही बुद्धिमान है। ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली, वह यह एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकता है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको इस सेंटेंस में सो दैट का उपयोग करके इसको जोड़ना है। एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो जब हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं तो सो को हम लगाते हैं एज ए एडजेक्टिव, यानी विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। तो वेरी के यहाँ पर यदि TOO भी होता तो हम उसे यहाँ पर क्या लगा देते, सो लगा देते। और जो फुल स्टॉप है इसकी यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डेट लगाना है, और ही को हमें स्मॉल लेटर्स के साथ में लिख देना है। तो ये हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट, सो, तो ये आपका हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली। क्लियर है, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट, वेरी की यहाँ पर क्या लगा दिया, सो लगा दिया, दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली, ये हो गया आपका। और हमने ही को क्या कर दिया, स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, जिससे कि हमारा सेंटेंस कंबाइन हो चुका है और हमारे नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप बाद में इन एग्जांपल्स को देख सकें किस तरीके से आपको जो है सेंटेंस को कंबाइन करना है। अब यहाँ पर 5th नंबर का आपका सेंटेंस है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना घर बेच रहे हैं, बेच रहे हैं वे अपना घर, इसका मतलब आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, और आपको इसको परफेक्ट में बदलना है। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेज और हेव, और हेज और हेव परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आपके पास वर्ब है यहाँ पर सेल, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, और हेल्पिंग वर्ब दे के हिसाब से लग जाएगी हेव, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ऐसा हो जाएगा आपका सेंटेंस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। इतना सिंपल है। अगला देखिए, सी स्पीक्स, यानी ये आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और स्पीक्स में आपका एस लगा हुआ है, स्पीक में जो वर्ब है उसमें, इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब ये क्या कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव बदलना है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, जो कि डू और डज है। बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका डू लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका डज लगता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सी डज नॉट, स्पीक्स में से एस हटा देंगे, स्पीक द ट्रुथ, यानी आपका सेंटेंस जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। स्पीक्स में से एस या एस हटाना ना भूले, जो भी वर्ब है उसमें से, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार या कॉनकॉर्ड के अनुसार होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर टाइप की वर्ब आती है। अगला आपका सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वे यहाँ पर सुबह से खेल रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि आपको इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसीलिए आपको हैव बीन दिखा और यहाँ पर सिंस दिखा, समय दिया गया इसमें। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, क्या है, हैड बीन। तो बस हमें यही करना है, यहाँ पर हम हैव बीन की जगह पर लगा देंगे हैड बीन और आपका आंसर सही हो जाएगा। दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए बीमार है, मतलब वह इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता, ये इसका अर्थ हो रहा है ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने में बीमार है, जैसे कि वह फीस चुकाने में असक्षम है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा सकता, ये इसका अर्थ है। और आपको इन टू की जगह पर सो दैट का इस्तेमाल करना है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप पहले वाले टू की जगह पर लगाएंगे सो और दूसरे वाले की जगह पर आप लगाएंगे देट। और उस डेट के बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है फिर से, और उसके बाद आपको कैन भी लिखना है। और यदि उसकी नेगेटिव वाली बातें बताई जा रही है कि वो बीमार है नहीं जा सकता, नहीं वाला सेंटेंस आएगा इसमें, तो नॉट लगाना है। और जो पहले वाला सेंटेंस हमने देखा था अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन जो है बहुत बुद्धिमान है, वो इस एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकता है, तो हमने कैन लगाया था, कैन नॉट नहीं लगाया था, यानी कैन उसमें लगा ही था। इसी तरीके से यहाँ पर ये बीमार इसलिए स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए हम इसमें नॉट लगाएंगे। यानी कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसके बारे में उसकी कमी या फिर उसकी खामियां बताई जा रही है। तो यहाँ पर इसमें बीमार है, इसकी कमी है ये, तो इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा। अगर यहाँ पर बताया जाता है कि ही इज़ टू फास्ट, वह बहुत तेज़ है, तो हम सिर्फ ही कैन तक इसको रोक देते, नॉट नहीं लगाते। तो यहाँ पर डेट के बाद आ जाएगा ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा ही इज़ सोइल, यानी कि हमने टी डबल ओ की जगह पर सो लगा दिया, फिर छोटे वाले टू की जगह पर हमने डेट लगा दिया और सब्जेक्ट को देखकर हमने वही सब्जेक्ट लिख दिया और हमने कैन नॉट लिख दिया क्योंकि वह नहीं जा सकता, इस तरीके से। और जब वापस हम टू लगाएंगे तो वापस ये जो रेड है आंसर वाले सेंटेंस में, ये सारा रिमूव हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। और यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इनकी जगह पर सो दैट की जगह पर आपसे टू का इस्तेमाल करने को भी कहा जा सकता है, तो फिर हम इसको हटा देंगे और इसके जगह पर टू लगा देंगे छोटा वाला, और इस सो की जगह पर हम ये टी डबल ओ लगा देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th नंबर का आपका सेंटेंस है द टॉल मैन इज अ डॉक्टर। वही बात है, जो लंबा व्यक्ति है वह एक डॉक्टर है। द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, और लंबा व्यक्ति मेरे पिताजी से बात कर रहा है। तो लंबा व्यक्ति जो कि मेरे पिताजी से बात कर रहा है एक डॉक्टर है, इस तरीके से हम बोलेंगे। और यहाँ पर यही कहा गया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, यानी हु का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ना है। यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लास, जैसा कि पिछले वाले सेंटेंस में कहा गया था। या पिछले वाले सेंटेंस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, यानी कि रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लास का उपयोग करके सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पर हु नहीं भी होता तो आपको दिमाग से हु लगाना होता, लेकिन हमें पहले ही बता दिया कि हु का इस्तेमाल करके इसको जोड़ना है। तो द टॉलमैन लिख दिया हमने, टॉलमैन, ये टॉलमैन यहाँ पर भी है, टॉलमैन यहाँ पर भी है। अब इसके आगे हम लिख देंगे हु इज टॉकिंग माई फादर इज अ डॉक्टर, या फिर हम इसको ऐसा बना सकते हैं द टॉलमैन इज अ डॉक्टर हु इज टॉकिंग टू माई फादर। दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। अगला सेंटेंस है आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ऐसा आप इसको जोड़कर लिख सकते हैं। अब हमारा ब्रैकेट क्या कह रहा है? ब्रैकेट कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, यानी कि आपको सो का उपयोग करके सेंटेंस को जोड़ना है। तो हाँ, इसलिए अर्थ दे रहा है आपका सो, तो आप क्या करेंगे, इसलिए जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर इस सो को लगा देंगे। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बस, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस हम सो लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपल था। ही टीचर्स हिंदी, देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर है या नहीं, ये बताइए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब देखेंगे, वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर ये जो रेड है ये आपका सब्जेक्ट है और दूसरा वाला रेड आपका ऑब्जेक्ट है।
और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, और पैसिव वॉइस जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। और ये सब्जेक्ट ये लास्ट में आ जाएगा बाय हिम करके, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। और इस टेंस की पहचान करते हैं, और यदि आपका टेंस इंडेफिनेट हो, यानी पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके हम टेंस को बनाएंगे। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसका अगला वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो उसमें हम ईजेएमआर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका ऑब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी जो कि एक वचन है, और एक वचन है तो हम इसमें इज लगाएंगे, हिंदी इज। टीच, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। तो टीच का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोट, TAUGHT। हिंदी इज टोट बाय हिम। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। याद रखना है कि जो भी इंडेफिनेट का यदि आपको एक्टिव वॉइस मिलता है तो उसमें उसके जस्ट अगले वाले जो भी आपका टेंस आने वाला है उसकी हेल्प में का इस्तेमाल होगा। और यदि यहाँ पर इज होता पहले से इस टेंस में, तो हम सिर्फ इसमें बिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बिंग। ये एग्जाम्पल आएगा, अभी हम आगे समझते हैं, इसमें कन्फ्यूज मत हो, इसमें ऐसे ही बनेगा। और ये आपका आंसर रहा, हिंदी इज टोल्ड बाय हिम। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। देखिए अब आपको इसको पैसिव में बदलना है। पैसिव में हम इस टॉयज, ये रेड है और ये भी रेड है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको आगे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉयज। अब बताइए, आप कहेंगे सर अब लगाओ आप इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगाते हो? तो इंडेफिनेट में तो हमने इस वाले ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग कर ली थी। अब इस वाले टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे? तो हम यही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो टॉयज के साथ क्या आ जाएगा? आर। और यदि सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते? इज लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, आर लगा दिया सर आपने। अब क्या करेंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बिंग लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पहले जिससे हमने इसको बनाया है वो कंटिन्यूस टेंस था, इसलिए हमने बिंग लगा दिया। और ये हो जाएगा मेकिंग का मेड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेक का मेड, मेड, मेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होता है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टॉयज आर बिंग मेड बाय चिल्ड्रन। ये जो सब्जेक्ट है वो बाय करके लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है, जैसा कि इसमें गया है। और हमने इसमें बिंग इसीलिए लगाया जिससे कि ये पहचान हो सके कि पहले ये टेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूस था, या फिर पास्ट का कंटिन्यूस था, या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस था। और इसमें जो हेल्प में ये मत सोचेगा आप कि हमने आर को उठा के यहाँ लगा दिया है, ये भी बहुवचन था इसलिए हमने आर लगा हुआ था। और वैसे ही टॉयज जो है बहुवचन, इसके अनुसार हमने आर लगा दिया है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पीछे ये कुछ इस तरीके से होता है कि हमें इज लगाना पड़ता तो हम इज भी लगाते। और यदि आई ऐसा कुछ मी होता और मी को हम आगे लेके आते तो हम आई एम भी लगा सकते थे। तो हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, किस तरीके से दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो ये वीडियो आई होप आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। आपके सारे सेंटेंसेस भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में और उन सभी बच्चों के पास जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया तो आप 102 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो मैं हूँ ही आपको समझाने के लिए। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इनके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।